फौज फौज के लिए जज्बा, आपको देश के लिए मर मिटने के लिए अधिकार लिख के कौन दे रहा है। फौज में मोराल कितना हाई होता है। अब लड़ाई के जंग के लिए खाना देने वाला को लड़ना भी है और खाना पहुंचाना भी है। यहाँ मरने के लिए बुलाया गया है तो बोलेंगे कि सर आप घर में रहो, मैं आपके लिए मर के आ सकता हूँ। फौज में अधिकारी को तीनों पावर दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड लीगल, जो कि आपको किसी दूसरे सर्विसेज में नहीं मिलेगा। आपको एक आईपीएस अरेस्ट जरूर कर सकता है लेकिन सजा नहीं दे सकता। हमारे पास तीनों पावर होते हैं। हमारे पास इतना पावर है कि हम इमरजेंसी में सजा सुना सकते हैं, कोर्ट बैठा सकते हैं, सजा दे सकते हैं। आज जो भी बच्चे हैं अच्छा बन रहे हैं, उसका बैकबोन है हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमें पढ़ाने वाला। बेशक टीचर कोई खुद आईएएस नहीं बनता है लेकिन उसने लाखों आईएएस दे दिया है। इससे मैं सरकार के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 के बाद हर एक बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की, जैसे इजराइल में होता है, आप उनको फौज में रखिए और जो नहीं जाना चाहते हैं, जो नहीं रहना चाहते हैं, उनको रिलीव कीजिए, बट मौका सबको दीजिए। और ट्रेनिंग के दौरान उनको पता चल जाएगा कि मिलिट्री क्या है, देश क्या है। फौज में हर 3 महीने में आपको 150 से 200 गोली चलाना ही पड़ता है। अगर बंदूक से गोली निकल रही है तो दुश्मन बचना नहीं चाहिए। एक गोली एक जिंदगी। और आई कम फ्रॉम ए राजपूत फैमिली, जिसमें क्या होता है, लड़का नौकरी नहीं किया कि शादी करा दो। उन लोगों ने बोला कि लड़का है, सिंह लिखता है, अब क्या है मालूम नहीं, आया हुआ है और आप देख लीजिए। एक फौजी जब चक्रधरपुर के चक्कर में फंसता है और वहां पे जब निशाना लगाता है तो यहीं से सिलसिला चालू हुआ और फाइनली शादी हो गया। एक ऐसा इंटरव्यू जहां सोच खुलता है, अनुभव बोलता है और सच्चाई अनम्यूट होती है। नमस्कार, मैं जितेंद्र मुरारी, फाउंडर ऑफ वास्तुसिटी.com। आज हमारे अनम्यूट विथ मुरारी के प्रोग्राम में एक शख्सियत बैठे हैं जिनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। पेशे से तो फौजी हैं लेकिन दिल हमारी और आपकी तरह है। विंग कमांडर संजीव कुमार सिंह जी बैठे हैं, जिनके बारे में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कैसे एक आम आदमी एक साधारण सा परिवार से निकल करके विंग कमांडर बनता है और अपना ही नहीं पूरे खानदान का नाम रोशन करता है, पूरे एरिया का नाम रोशन करता है और देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया, मौका दिया थैंक्स कुछ बताने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करता हूं। अब सवाल ये है कि फौज, साधारण परिवार से फौज में जाना, ये बात सही है कि मेरे खानदान में कोई फौज में नहीं था, लेकिन फौज के लिए एक पैशन होता है। हर आदमी कुछ ना कुछ जब पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो कुछ ना कुछ सपना, कुछ ना कुछ उसका एक फोकस, एक पैशन होता है। जैसे कोई चाहता है कि मैं पुलिस बनूं, कोई चाहता है, मतलब किसी ना किसी से वो इंस्पायर हो जाता है। सर, आप तो पढ़ाई में बड़ी तेज थे, बहुत पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, तो आप फौज को ही क्यों चुने? कि बहुत सारा था, इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, फौज ही क्यों? बहुत ही उत्तम और औंधा सवाल है ये। मेरा स्कूलिंग हुआ है ऑक्सिलियम कॉन्वेंट बैंडल से और हायर सेकेंडरी मैंने किया था डॉन बॉस्को से। सर, अब जानना चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे आपके पापा फौज में नहीं थे तो फिर क्या थे? मतलब चूंकि एजुकेशन इस लेवल पे हुआ है तो बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग था। मेरे फादर जो थे बहुत पहले के बीए ऑनर्स थे। वाह, और वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे जूट इंडस्ट्रीज में, लेकिन वो पढ़ाने में ज़्यादा रुचि रखते थे। वो पढ़ाते भी थे लोगों को, और पढ़ाने में एक आदमी को ही शुड लीड बाय एग्जाम्पल। आज जो भी बच्चे हैं अच्छा बन रहे हैं, उसका बैकबोन है हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमें पढ़ाने वाला। बेशक टीचर कोई खुद आईएएस नहीं बनता है लेकिन उसने लाखों आईएएस दे दिया है। मतलब तो हम ये संस्कार दिए हैं वो मुझे, और पढ़ाई का महत्व मेरे पिताजी ने मुझे समझाया है। मतलब ये कहें कि शिक्षित परिवार जो है वहां पे जो सम्मान है, पढ़ाई लिखाई का जो सम्मान है, जो शिक्षा का जो सम्मान है, उसका आपने मान रख लिया। मैंने नहीं, मेरे पिताजी के तीनों बच्चों ने। अच्छा। जिसमें मैं देखूं, अगर आप देखना चाहेंगे तो 3 भाई बहन है? हाँ, हम 2 भाई 1 बहन हैं। और पोर्टफोलियो वाइज मैं थोड़ा कम ही हूँ। मेरा भाई एक रिप्यूटेड बैंक का नेशनल हेड है, मेरी बहन एक रिप्यूटेड कंपनी की वीपी थी,
उसके बाद बच्चे बच्चे हो गए, तो आज वो एक बहुत बड़े कॉलेज में एक प्रोफेसर है, जो कि वो पीएचडी होल्डर भी है। तो शिक्षा को हम कैरी किए हैं, अपने पापा के दिए हुए संस्कार को हम कैरी किए हैं। तो पूरा परिवार जो है आपका, पूरा जी। परिवार शिक्षित है और पूरा परिवार जो है एक अपना जी। जो भी जहां भी है अपने एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। जी। सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप जैसे स्कूलिंग वगैरह के बारे में बताएं, तो फिर उसके बाद आप फौज में आए। तो सर, विंग कमांडर जो है ये एक बहुत बड़ा नाम है और विंग कमांडर बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें, आप कैसे विंग कमांडर बने, थोड़ा वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप बताइए। जी सर, फौज में देखिए प्रमोशन हर डिपार्टमेंट में होता है और फौज में भी होता है, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, मेडिकली फिट भी रहना पड़ता है और आपके जो डोसियर्स होते हैं, एसीआर्स होते हैं, उसमें भी आप क्वालिफाइड होना चाहिए उतने नंबर से। इसके लिए क्या है, फौज एक ऐसा चीज़ है ना कि फौज में 14 क्वालिटीज होते हैं एक अफसर के पास, वो क्वालिटी सारे होने चाहिए। और सबसे बड़ा होता है कि आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन लीड्स टू डेस्टिनेशन। आप अगर डिटरमाइंड हैं तो आप जरूर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। दूसरी बात यह है कि पैशन भी होना चाहिए। फौज सिर्फ एक कमाने का जरिया नहीं है, तनख्वाह तो सबको मिलता है, लेकिन फौज एक ऐसा चीज है जो आपको मोटिवेट, मुझे क्या मोटिवेट किया, मैं आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट बताऊंगा। एक फौज ही ऐसा चीज है जिसको, जो आपको देश के लिए जान देने के लिए भी अधिकार देता है और जान लेने के लिए भी, नंबर 1। नंबर 2, फौज का अधिकारी और बाकी अधिकारियों का, सब अधिकारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फौज एक ऐसा, फौज में अधिकारी को तीनों पावर दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड लीगल, जो कि आपको किसी दूसरे सर्विसेज में नहीं मिलेगा। आपको एक आईपीएस अरेस्ट जरूर कर सकता है, लेकिन सजा नहीं दे सकता। हमारे पास तीनों पावर होते हैं। हमें अपनी पावर मिलती है कि एक कमांडिंग अफसर साहब की को इतना पावर है, उतने पावर में आप जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास इतना पावर है कि हम इमरजेंसी में सजा सुना सकते हैं, कोर्ट बैठा सकते हैं, सजा दे सकते हैं। क्या सर, आप सिर्फ पावर पाने के लिए आप फौज में गए और नहीं, फौज को चुने सिर्फ पावर पाने के लिए? जी नहीं, मतलब आपने बोला ये 3 क्या है, लेकिन मैंने सबसे पहले सवाल किया था सर कि पैशन, जज्बा। आपको देश के लिए मर मिटने के लिए अधिकार लिख के कौन दे रहा है, और हम तैयार हैं, और इसके लिए फौज भी हमें तैयार करता है। आज एक सिपाही को भी कुछ हो जाता है, किसी रिमोट एरिया में अगर वो पोस्टेड है और उसको इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में, तो उसके लिए एयरक्राफ्ट लॉन्च हो जाता है। तो एयरक्राफ्ट में उसको उठा के हम ले जाते हैं। लेकिन ऐसा मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी बड़े कंपनी में काम कर लें, मेडिकल इमरजेंसी में आपके लिए अकेला जहाज एक कंटीजेंट नहीं आएगा। और हमारे लिए रोज का हो रहा है, रोज ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। किसी न किसी को हम लोग हमारे घायल जवान को, उनके परिवार को एयरलिफ्ट देते हैं और इलाज कराते हैं। ये एक बड़ी बड़ी खासियत है फौज की, और फौज एक पूरे परिवार के तरह है साहब। आज के ज़माना में आपको सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन पहले फौज में अगर किसी के पास टेलीग्राम आता था या ट्रंक कॉल आता था कि आपके घर में कोई गुजर गया सर, है। ये ट्रंक कॉल के बारे में जानना चाहेंगे। हमारा जो जनता है हाँ। और जो नौजवान है उसको ट्रंक कॉल बहुत मालूम भी नहीं होगा। ये ट्रंक कॉल क्या होता है? ट्रंक कॉल आज जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, एक 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। पहले टेलीफोन भी 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्ट होता था, लेकिन बहुत शुरू में नहीं होता था। एसटीडी आईएसडी करने के लिए जो मेन एक्सचेंज होता है, जो मेन आपके इलाके में मान लीजिए 20-25 किलोमीटर में एक बहुत बड़ा एक्सचेंज बनता है, उस एक्सचेंज में आप रिक्वेस्ट डालते हैं कि मैं फला नंबर से बोलता हूँ, फला स्टेट में मेरे भाई हैं या उनसे मुझे इमरजेंसी बात करनी है, तो आप कनेक्ट कीजिए। तो वो आपको समय देता था। तो एक वो दोनों कनेक्ट करता था। टेक्निक था 2 लोगों के बीच में बात करने बात का, कराने के लिए। उस टाइप। हाँ, ट्रंक कॉल बोलते हैं। हाँ, बीच में। तो क्या ट्रंक कॉल सिर्फ फौज में होता था या बाहर के दुनिया? बाहर में भी होता। अच्छा, बाहर में भी होता था, सब जगह होता था। ट्रंक कॉल के बारे में शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। हम लोग तार के बारे में सुने थे, टेलीग्राम के बारे में सुने थे। अब ट्रंक कॉल भी आज सर से एक नया चीज समझ में आया कि ट्रंक कॉल
जनरली है कि सर ट्रंक कॉल के बारे में हम भी बहुत नहीं जान पा रहे थे जी और नहीं जी समझ जी पा रहे हाँ। थे। आपसे आज मिलके एक बात समझ में आया कि कोई ट्रंक कॉल होता था। सर फिर से हम वहीं पहुंचते हैं, क्या सर आप एनडीए के माध्यम से गए थे इसमें? जी नहीं, मैं रेगुलर एग्जाम दे के गया था तो एनडीए। प्रमोशन लेकर के आप वहां तक पहुंचे? हाँ नहीं, एग्जाम दे के मैं गया था और उसको बोलते हैं एई कोर्स, और ऑफिसर्स कोर्स में मैं ज्वाइन किया था। बाकी ट्रेनिंग वगैरह एनडीए में भी 4 साल की एक्चुअली आप ट्रेनिंग कम पढ़ाई समझिए उसको। जी 4 साल में पढ़ाई बना के पढ़ाई करवा के उनको एक डिग्री दिया जाता है और उनको मैच्योर किया जाता है। इंडिया में 12 पास जाते हैं, लेकिन आपको अधिकारी बनने के लिए, आपको बहुत सारे लोगों पे कमांड करने के लिए आपको उतनी मैच्योरिटी चाहिए। तो एनडीए वो 4 साल में उतनी मैच्योरिटी आप में लाता है। अच्छा। उसके बाद आपको नॉर्मल ट्रेनिंग सबके साथ लेनी पड़ती है, एग्जाम देनी पड़ती है, आपकी अपनी एप्टीट्यूड दिखानी पड़ती है कि आप क्वालिफिकेशन और एप्टीट्यूड के हिसाब से आप पायलट बन सकते हैं, या इंजीनियरिंग अफसर बन सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बन सकते हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का भी रोल है। हाँ बने रहिएगा वीडियो में। सर से लास्ट में हम ये भी पूछेंगे कि विंग कमांडर बनने के लिए किस किस रास्तों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सा पढ़ाई करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, जिसके कारण हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। सर हम आपसे अंत में ये भी पूछेंगे कि आप विंग कमांडर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सा पढ़ाई करना चाहिए और क्या पूरा प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का, ताकि हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट मिल पाए। जी। सर थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, कुछ ऐसा अनुभव सर जब आप अपने जॉब के करियर के फील्ड मतलब एक चरम पे थे, जब आपका करियर एकदम स्टार्ट हो रहा होगा, उस समय आदमी के अंदर में काफी जोश होता है, और खास तौर पर जो आपके बातों से समझ में आया कि आप फौज में जो है आपका एक पैशन था फौज में, तो सर वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसा आपके साथ वाकया हुआ हो फौज के अंदर में जो आप शेयर करना चाहें यदि, तो चूंकि फौज की बहुत सारी बातें जो होती है सीक्रेट होती है, सर की मजबूरी है, सर बता नहीं पाएंगे हमको, लेकिन जितना बोल सकते हैं सर से जितना हम निकाल सकते हैं उतना निकालने का आज कोशिश करेंगे। तो सर कोई ऐसा वाकया जो आपको फौज में बहुत ज्यादा आपको मतलब भर कर गया हो, कुछ बहुत अच्छा लगा हो, कुछ ऐसा मोमेंट अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, ऐसे बहुत से ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि शेयर करना, बिकॉज ऑपरेशंस या कोई भी चीज़ को ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के हिसाब से आता है, लेकिन उसको शेयर तो जनरल में नहीं लोग करते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसे घटना बताऊंगा जो कि मतलब आपको प्रभावित कर देगा कि फौज में मोराल कितना हाई होता है। फौज में देखिए बहुत से ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन भी आते हैं जहाँ पे आप को ऐसे जगह रहते हैं जहाँ ना आपको वो सुविधा नहीं मिल सकता है जो आप घर में है या मेस में है। आप लड़ाई के जंग पे हैं, खाना देने वाला को लड़ना भी है और खाना पहुंचाना भी है, ठीक है। आपको कई बार तो राजाओं से बढ़िया खाना मिलता है, कई बार आप ऑपरेशन और मिशन में ऐसा रहते हैं कि आपको बिना खाए भी गुजारा करना पड़ता है। तो इस केस में क्या हुआ कि ऐसे एक सिचुएशन पे हम सरप्राइज विजिट पे गए थे और हमारे एक सिपाही खाना खा रहे थे। तो मैंने बैठा, चेकिंग के दौरान गया था मैं, उनके थाली में से मैं उनसे परमिशन लिया कि मैं स्वयं हूँ, आपके थाली में से खाना खा सकता हूँ। क्यों सर आप भूखा थे उस टाइम? आप भूखे थे? नहीं, अच्छा। मैं गया था सरप्राइज चेक के अच्छा लिए, सरप्राइज चेक के लिए। हाँ। तो मैंने खाया, उसमें 2 सब्जी थी, दाल थी, सबको मैंने टेस्ट किया, तो बाकी ठीक थे। कुछ ऐसा था जो टेस्टी नहीं था, अच्छा नहीं था। तो मैंने पूछा कि यार तुमको खाना कैसा लगा, बड़े चाव से खा रहे हो? तो उसने एक ही जवाब दिया कि सर खाना कैसा है ये मुझे पता नहीं, मुझे भूख बहुत अच्छी लगी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोग डिवोटेड हैं, लोग जान देने के लिए भी हैं। आज भी कुछ मेरे ऐसे सूबेदार हैं, मेरे वारंटेड रैंक्स हैं, जिनको मैं बोलूं कि साहब मुझे यहाँ मरने के लिए बुलाया गया है, तो बोलेंगे कि सर आप घर में रहो, मैं आपके लिए मर के आ सकता हूँ। लीडर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि लीडर जो है अपने से ज्यादा अपने टीम वर्क के बारे में सोचता है, अपने टीम के बारे में सोचते हैं, टीम को क्या पसंद है ये सोचता है। जैसा कि सर आपने बताया कि आप अपने जूनियर के थाली में से कुछ निकाल के खाए, इसलिए खाए कि आपको ये पता चले कि जेन्युइन में उसको क्या खाना मिल रहा है, ये सोच था आपका। हाँ, तो ये सोच जो है एक लीडर को महान बनाता है, और इस लीडर को, एक साधारण से आदमी को एक बड़ा ऑफिसर बनाता है। तो ऑफिसर जो है कोई भी व्यक्ति मन से नहीं सोच से बनता है, और आपकी सोच होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए, और आपका व्यवहार भी उसी तरह का होना चाहिए, तभी आप एक बड़ा ऑफिसर बनते हैं। बाकी पद पे बने रहना बहुत मुश्किल होता है, पद पे जाना आसान होता है। तो सर जो है
जैसा बात करके सर बहुत सारा चीज अभी आपसे धीरे धीरे निकल रहा है और हम भी जी कोशिश जी कर बड़ा जी इंटरेस्टिंग हमारा समय चल रहा है। जी। तो सर कोई ऐसा सर मूवमेंट मतलब जहां आप एकदम फंस गए हो, फौज में फंस गए हो, आपको नहीं लग रहा कि अब आप यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है? क्योंकि फौज में ऐसा मूवमेंट बहुत आता है, हम जो कि फौज के बारे में बहुत नहीं जानते हैं बट जो सुनते हैं तो ऐसा बहुत सारा फिल्मों में देखे हैं कि फौज में ऐसा बहुत सारा मूवमेंट आता है जहां आदमी एकदम फंस जाता है, लाचार होता है। और वहां से सर आपके साथ अगर कोई ऐसा कहानी हो तो बताइए। किस संदर्भ में, मतलब फर्स्ट फौज तो में सर हर अगर जगह। जब आप कभी कोई ऐसा ड्यूटी वगैरह में रहे हो, जैसे कोई ऐसे सिचुएशन में जहां बहुत फंस गए हो और आपको लगा हो कि नहीं यार ये तो अब बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन वहां अपना हौसला और अपना बुलंदी से, अपना सूझबूझ से आप वहां से निकल गए हो, ऐसा कोई मोमेंट अगर आपके पास हो? ऐसा हुआ था, एक कॉन्वे में हम लोग जब जा रहे थे तो ऐसा कुछ हुआ था जिसमें हमारे पास बहुत सारे आइटम्स थे जो कि मिलिट्री के ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी हुए थे। वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश किए बाहर के लोग, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा टीम वर्क, हम लोगों ने इस तरह से टैकल किया कि उनको हेल्पलेस कर दिया, सरेंडर कराएं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सर ऑपरेशंस के, जो कि खुल के मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जनरल जो भी आप पूछेंगे जनरल वो हम जरूर बताएंगे। बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें आपको मैं बताता हूँ कि फौज में रोज एक चैलेंज है। अच्छा, फौज एक चैलेंज है? हाँ, फौज रोज एक चैलेंज है और फौज में हर दिन ट्रेन होता है, चाहे वो एक सिपाही हो या चाहे हमारे चीफ हो या कोई भी हो, वो रोज सीखते हैं, रोज ट्रेनिंग होता है। देखिए एक कहावत है, शार्पन द एक्स। आप लकड़ी काटे चाहे नहीं काटे, लेकिन आपको कुल्हाड़ी को रोज धार देना लगाना है। चाहिए। आप देखते हैं कि देश में इतने प्लेन उड़ रहे हैं, रोज उड़ रहे हैं, लड़ाई नहीं लगी है फिर भी उड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रैक्टिस है और उसको हम अपने इम्पल्स, अपने रिफ्लेक्स में डालना चाहते हैं। आपके हाथ में मच्छर बैठता है, भले आप देखे चाहे नहीं देखे, आपका हाथ खुद मच्छर के पास चला जाता ऑटोमेटिकली है। चला जाता है। लड़ाई में भी यही चाहिए, अच्छा, मतलब ये लड़ाई जो में भी रिफ्लेक्स एक्शन चाहिए, कैसे जवाब देना है। और आप देखिए सबसे बड़ा ऑफिसर के पास होता है, देखिए बिना टीम स्पिरिट के काम नहीं कर सकता कोई। अगर आप 10 कमांडोज को लेके जा रहे हैं, उसमें सिपाही भी हैं, अधिकारी भी हैं, तो अधिकारी ये नहीं कहता है कि तुम जाओ मैं यहाँ से देखता हूँ। आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं तो सबको साथ जाना है और सब उतने ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस में। आज चाहे गरुड़ फोर्स हो हमारा, चाहे हमारे कमांडो टीम हो, हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, उसमें सिर्फ अधिकारी नहीं है, जवान भी हैं, और सब वो उतने ही एजाइल और उतने ही विजिलेंट और उतने ही एक्सपर्ट ऐसा है। कौन सा सर, ऐसा कौन सा राज है, क्या राज है सर, कि जैसे हम लोग साधारण लाइफ में यदि एक टीम को हैंडल नहीं कर पाते हैं, 10 20 25 लोग हैं तो आपस में एक दूसरे में जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, दिल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ऐसा कौन सा घुट्टी जो है ये आपका जो है फौज में पिलाया जाता है, जो घुट्टी इतना काम करता है कि आदमी एक चाल हर एक चीज मतलब जान लगा देता है? मतलब बड़ा मुश्किल है उसके बारे में व्याख्यान करना। देखिए जान लगा देता है, अगर एक फौजी को कुछ हो गया तो पूरा फौज एकदम एक साथ हो जाता है, उसके लिए पूरा एकदम पूरी ताकत लगा देता है। ऐसा कौन सा आप लोग हाँ, काम करते हैं जिसमें कि पूरा यूनाइट हो जाता है, ताकि उस चीज को हम लोग आपस में, हम लोग अपने प्राइवेट जी सेक्टर में भी जी उस जी चीज को जी मतलब ये कर जी। पाए? इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा, जी पेशेंस। बताइए प्लीज। मुरारी सर, इसमें क्या है कि थोड़ा रिप्लाई इसका लंबा है, जी और मैं बताता चाहता हूँ कि ग्रूमिंग समाज में देखते हैं कि कई के बच्चे बहुत अच्छे करते हैं ठीक है। और कई के पेरेंट्स बहुत एक्सीलेंट एक्सेप्शनल होते हुए भी बच्चे सही नहीं निकलते। एक समय एक ग्रूमिंग, आप कैसे किसको कैसे ट्रेन करते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं कि माँ का हाथ का बनाया हुआ मटन, माँ का हाथ का बनाया हुआ पनीर बहुत अच्छा होता है, और अभी जो हम खा रहे हैं वो माँ का टेस्ट नहीं है। जब भी आप खाएंगे तो बोलेंगे माँ का टेस्ट नहीं है। रीज़न क्या है कि जब आपकी माँ थी तब ऐसा गैस चूल्हा नहीं था, तुरंत बनाने वाला साधन नहीं था, कुकर नहीं था, वो धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाती थी। जो चीज़ आज 15 मिनट में पक जाता है उनको सवा घंटा लगता था। और सबसे बड़ा हाँ, है माँ का जो प्यार हाँ, उसमें जो हाँ, जलता था और वो। मैं बता रहा हूँ उसके बाद इमोशंस, एक अंदर से इमोशन होता है कि ये खाना मैं अपने बेटे के लिए बनाया हूँ जो 6 महीने बाद छुट्टी आया है, तो वो अच्छा लगता था। लेकिन आज बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया। तो हमें ग्रूमिंग में आपको छोटा चीज बताता हूँ कि ऑफिसर की ट्रेनिंग सब लोग नहीं देखते, सब लोग नहीं देखते हैं,
और ट्रेनिंग इस हद तक होती है, इस हद तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। देखिए फौज सब काम करता है, घास भी काट देता है, रोड भी बना देता है, दुश्मनों से मार भी यही देता सब है। पूछना चाह रहे थे कि फौज में कोई ये नहीं, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में हम लोग रखते हैं लोगों को, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये मेरा काम नहीं, वो मेरा काम नहीं, लेकिन फौज में ऐसा कुछ नहीं है। फौज में एक ऑफिसर भी सारा काम कर रहा है। उसी तक बताता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग में बहुत सारे काम कराए गए, लोड इधर से उधर करो, ईंट इधर से उधर ले जाओ, उसका कोई फौज से लेना देना नहीं है। ये एक्सपीरियंस दिया गया, हमें घास कटवाया गया। घास क्यों कटवाया गया? ताकि जब हम अधिकारी बन के कमीशन होके जाएं तो हम अपने सिपाही या हमारे कैजुअल लेबर है उनको ये ना बोले कि आधा घंटा तक घास काटो, क्योंकि हम जब काट रहे थे तो 15 से 20 मिनट बाद मेरे हाथ में छाले पड़ने लगे थे। तो इसमें क्या हुआ कि इस केस में आपको एक्सपीरियंस मिला कि ये तुम्हारा साथी है, जब तुम 20 मिनट तक नहीं कर सकते हो तो उससे 50 मिनट का उम्मीद कैसे रख सकते हो। हम लोग फौज में सबसे बड़ा चीज डिसिप्लिन एंड सेकेंड थिंग इज लीड बाय एग्जांपल। अगर 18 किलोमीटर दौड़ना है अपने सिपाहियों के साथ तो अफसर भी दौड़ेगा और अफसर आगे रहेगा। लीड बाय एग्जांपल, आप करके दिखाते हैं। तो वो इसलिए क्या जाता है कि आप जो है एग्जांपल सेट करते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते। हाँ, और ग्रूम कर देते हैं, इस तरह से ग्रूम करते हैं। डिसिप्लिन के बगैर तो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन हर एक इंसान को रखना चाहिए। फौज का डिसिप्लिन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत है। अब सिविल में कोई नहीं भागना चाहता है, लेकिन फौज में पीटी परेड जरूरी है। आप फिट नहीं रहोगे तो आप दुश्मनों के बीच में अगर पकड़े जाओगे तो कैसे बच के आओगे, उनका मतलब टॉर्चर कैसे झेलोगे। आपको 2 दिन खाना नहीं मिल रहा है तो भी आप सरवाइव कर रहे हैं, तो टेक्निक है। हमारे साथ सारे ट्रेनिंग होते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे इतना खर्च करता है सरकार इस ट्रेनिंग पे। जंगल में कैसे रहना है, आपको खाना नहीं मिला है तो कैसे जीना है, पहाड़ों पे कैसे रहना है, सब कुछ करता है। तो और डिसिप्लिन के कारण तो आदमी जीना सीख जाता है, इसका मतलब है डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यानी डिसिप्लिन जरूरी है, सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जैसा सर ने बताया। और फौज का जो मूल मंत्र है वह भी डिसिप्लिन बहुत उसके अंदर में देखा जाता है कि हर एक आदमी अपना अपना सिस्टम में बंधा हुआ है। किसी को भी नीच और ऊंच का भेदभाव वहां पे नहीं है। मेरे ख्याल में सर फौज में कोई जात पात का भी भेदभाव नहीं, सवाल ही नहीं है साहब, सवाल ही नहीं है। फौज का एक ही फंडा है, सर्वधर्म। सर्वधर्म। आप सर्वधर्म को हम लोग मानते हैं। हमारी एक ही जगह पे सब आते हैं। तो सर अगर सर्वधर्म की बात है तो थोड़ा करवा है पर सच है। तो सर आप जैसा बताए कि वहां पे जाति धर्म नहीं होता है, तो सर हम लोग फौज में सुनते हैं कि मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये रेजिमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझाए। मैं तो एयरफोर्स से हूँ। तो सर वहां पे बट नहीं क्या कि मराठा तो मराठा हो, तुम बिहार रेजिमेंट हो, तुम अच्छा वो रेजिमेंट, तो वहां भी तो भेदभाव हो गया ना? मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं तो एयरफोर्स से हूँ। एयरफोर्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। एयरफोर्स में फ्लाइट्स, स्क्वाड्रंस, विंग्स, अच्छा वहां रेजिमेंट नहीं है। लेकिन आर्मी में रेजिमेंट होता है। उसके लिए भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एयरफोर्स नया फोर्स है, नेवी भी नया, पुराना सबसे आर्मी है। और आर्मी किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल डेडिकेटेड एंड एस्टैब्लिश्ड फॉर अ कॉमन मोटिव। तो इसको देखा गया है कि चलो ठीक है, बिहार के लोगों का संस्कृति एक है, उन सबको हम एक रेजिमेंट में जोड़ते हैं। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है और मेरे ख्याल से 90% तक सही है। तो वो एक दूसरे को समझेंगे, उनका खान पान भी एक होगा, कल्चर मैच करेगा, उनका कल्चर मैच करेगा, उनका खान पान एक होगा, बस में खाना आने में। राजपूत बटालियन है, सिख बटालियन है, फिर जात हो तो गया सर? नहीं, ये जात कहाँ हुआ? आपको सुन के आश्चर्य होगा कि राजपूत बटालियन का कमांडर मुसलमान भी है। अच्छा, जिसकी आज्ञा सब मानते हैं। राजपूत मतलब ऐसे कई से हैं। तो फिर राजपूत बटालियन उसका नाम वो इसलिए रखा गया है कि एक मोटिवेशन मिलता है वैलर के लिए। और प्लस आपसे पहले बात हुई थी कि कल्चर, क्रीड, मोटिवेट करने के लिए। अच्छा। मोटिवेट आप कैसे होंगे? मोटिवेट कैसे होंगे कि हाँ भाई ठीक है, आपके पास वैलर है, आप लोगों ने युद्ध जीता है, सिख लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब बिहार के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं। तो ये सब चीज के जोड़ के ये किया जाए। इसको स्टेट, रिलीजन, जात से कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि बिहार रेजिमेंट का कमांडर भी नैन बिहारी हो सकता है,
राजपूत बटालियन का भी कमांडर जो है नॉन राजपूत, नॉन हिंदू भी हो सकता है। फौज में इस चीज की जगह नहीं दी गई है साहब। फौज में आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अलग सारे लोगों के, हर हर कास्ट, हर कौम के लोगों ने सब बलिदान मस्त दिया है, बहुत तगड़ा युद्ध लड़ा है। यानी और जो देश के लिए रेजिमेंट जो होता है उसमें कोई जाति सूचक, मतलब जाति तो वो है, जाति के नाम पे वो रेजिमेंट है, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं कि उस रेजिमेंट, उस जाति सूचक जो रेजिमेंट है, जैसे राजपूत रेजिमेंट, तो राजपूत रेजिमेंट में सिर्फ राजपूत रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, बिहार नहीं रेजिमेंट में सिर्फ बिहारी रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, राजपूत रेजिमेंट में राजपूत जाते हैं, राजपूत ही जाते रहेंगे। हैं, हाँ। ओके, लेकिन वो इसलिए बनाया गया है सर कि वो बात समझेंगे, अपनापन का फीलिंग आएगा, अपनापन एक के दूसरे की फीलिंग। भावना को समझेंगे। लेकिन जब इसलिए। वार होता है अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई में सिर्फ एक ही रेजिमेंट लड़ रहा है। आप कारगिल का एक्सपीरियंस देख लिए, मतलब कितने लोग हैं। आइडेंटिटी के लिए ऐसा किया जाता है क्या? ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है। अच्छा। जो कि बहुत सदियों से चल रहा है फौज से, और ये इसको सपोर्ट भी मैं करता हूं कि अगर किसी को डिफरेंसेस भी है तो डिफरेंसेस दिखाने के लिए आप बताइए कि लड़ने के लिए जरूरत ही नहीं महसूस होगी, और सबको इक्वल ये दिया जाता है। आपको बहुत सुन के आश्चर्य होगा कि जो आर्मी में मंदिर परेड होता है मंगलवार को, परेड नाम दिया जाता है, एक इसलिए परेड लग जाने से एक डिसिप्लिन हो जाता है। अच्छा, एक ड्यूटी हो जाता है। ओके, मंदिर परेड। हाँ। मतलब मंदिर परेड में मंदिर में जाकर पूजा करने का? पूजा होता है, आरती होता है। आरती के समय में सब जाते हैं, उस बटालियन, उस कंपनी में अगर मुसलमान है तो वो भी जाते हैं। अच्छा, मुसलमान भी जाएंगे हाँ। मंदिर में? वहां पे उनको परहेज नहीं है मंदिर जाने से? कहीं पर भी फौज ये चीज की, ये नहीं, फौज एक ऐसा बना देता है कि आपका हमारा मोटिव एक, हमारा देवता एक, धरती माँ, देश, हमारा मोटिव एक, हमारा दुश्मन तो एक। क्या उसी तरीके से सर क्यों हम मुसलमान के मस्जिद में भी हिंदू जाता होगा? उनका जो भी होता है, इफ्तिहार पार्टी साथ होता है। अच्छा, आप लोग साथ इफ्तिहार करते होता है, हाँ, कि साथ होता है, हम लोग होस्ट करते हैं, हम उनके लिए मेस में स्पेशल खाना बनवाते हैं। तो क्या? जैसे सूर्य उदय से पहले उनको खाना खाना होता है मेरे ख्याल से, अच्छा, और रात के बाद, तो मेस उनके लिए उस समय खुलता है। अच्छा, खुलता उनके है लिए, उनके हाँ, लिए? उनके लिए बनाया जाता है, और पूरा साफ सफाई रख के उनको सुबह वो खाना दिया जाता है, शाम के बाद खाना दिया जाता है। यानी ये जो हिंदू मुस्लिम जात पात ये सब बाहर में है, फौज के अंदर नहीं है? फौज में इसकी कोई जगह नहीं है, नहीं तो आप कोई लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। हाँ, बहुत कोई 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 इसकी कोई जगह नहीं है। यानी ये जो बंटवारा है हिंदू मुस्लिम जात पात, ये सब फौज के बाहर है। फौज एक अलग दुनिया है जहाँ न तो कोई हिंदू है न ही मुसलमान है, सर्वोपरि देश है। हाँ, तो इस विषय पे सर के बारे में जो है जानने का हम बहुत ज्यादा कोशिश किए हैं, और अगर उसके बावजूद भी कुछ बच जा रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप सर के बारे में, सर के लाइफ के बारे में क्या जानना चाहते हैं। हम अगली मीटिंग में सर से उन बातों पे भी प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे, वह भी बात इनके साथ खोजेंगे, इनकी वह सच्चाई को भी अनम्यूट करने का हम कोशिश करेंगे। अब सर के दूसरे लाइफ पे चलते हैं। सर, बहुत लंबा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताए हैं, बहुत कुछ बताए हैं जिससे बहुत हमको सीख भी मिला है और जानकारी देने का कोशिश किए हैं आप। अब सर थोड़ा सा आप हमारे जो है दर्शक को ये बताइए, आम आदमी को ये बताइए कि जो आज का नौजवान जो है उसको आप कुछ संदेश दीजिए, ताकि जो है उनको ये एक मार्गदर्शन मिले कि वो सबसे पहले फौज में यदि आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और किन किन चीजों पे और सुधार की जरूरत है, और आपके हिसाब से आप किस तरह से इस दुनिया को देखते हैं, किस तरह से अपने देश को देखते हैं, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया सवाल है मुरारी जी, लेकिन मैं जनता के लिए भी, बच्चों के लिए भी और सरकार के लिए मैं एक ही पैरा में सबके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। थोड़ा सा हिस्ट्री है, अगर देखा जाए तो आपका और मेरा जन्म तो आजाद देश में हुआ है। जी बिल्कुल। आजादी के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन तो कुछ है नहीं, सही है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसने दिया? आपके दादा ने, मेरे दादा ने, बहुत से लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरा देश मिलकर लड़ा था, तब ज्यादा आजादी मिला। हर एक का खून मिला है इस आजादी में, किसी एक का देश नहीं है, सबका देश है। अब सवाल ये है कि आज की सिचुएशन में आइए, आपके पिताजी, आपके दादाजी कर्ज लेके गुजर गए, तो कर्ज आप उतार रहे हैं, पिताजी का भी आप उतार रहे हैं, दादाजी का भी आप उतार रहे हैं, जिंदा है। तो उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, जो आजादी हमें दिलाई, उस सेक्रीफाइस को हम भूल क्यों जाते हैं? हमें नहीं भूलना चाहिए, ये भी एक कर्ज है। उन्होंने आजादी के लिए खून दिया, लड़ा, तो हमें ये कर्ज उतारना है। कर्ज कैसे उतारेंगे? देश के बारे में पॉजिटिव बोल के, पॉजिटिव सोच के। आप
पर्टिकुलर आदमी के बारे में, पर्टिकुलर नेता के बारे में आपका एप्रीहेंशन हो सकता है, लेकिन देश के बारे में कोई एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। ये आपका देश है, आपके दादा परदादाओं का दिया हुआ जमीन है, आपको इसमें एक सर अभी घटना घटा है जो बहुत ही फेमस है, बहुत सारा लोग, आप उस पर भी आपका हम विचार जानने का कोशिश करेंगे। अभी कॉकरोच पार्टी एक अभी जन्म ले लिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी एक आंदोलन कर रहा है सर, वो कॉकरोच पार्टी अभी आंदोलन में है और बहुत वो एग्रेशन आंदोलन कर रहा है। हमारे मोदी जी के भी छवि पे काफी इसका असर पड़ रहा है, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कॉकरोच पार्टी को आप किस नजर से देखते हैं? एज ए फौजी, एज ए फौजी आप क्या, कई सारा न्यूज आया जिसमें फौजी भी समर्थन कर रहा था कॉकरोच पार्टी को, तो आपका पर्सनल विचार क्या है? मेरा विचार ये है, बता रहा, पहले तो डिफेंस, एक डिफेंस में चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीआरपीएफ हो, यानी पैरामिलिट्री फोर्स हो, वहां पॉलिटिक्स नहीं होता है और पॉलिटिक्स की पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, आपको सब चीज की पढ़ाई होगी डिफेंस में, खाना खाने से लेके जूता पॉलिश करने तक भी पढ़ाई होगी, लेकिन पॉलिटिक्स की पढ़ाई नहीं होती है। पॉलिटिक्स डिफेंस वालों के खून में नहीं होता है, उनके खून में होता है मेहनत, संस्कार, मोटिव एंड जिसके लिए भर्ती हुए हैं, जुनून। हाँ, जुनून, वेलर, जज्बा। लेकिन सर ये है कि पॉलिटिकल देश चलाना है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया, पार्टी तो होगा, पॉलिटिक्स तो होगा। जो भी पार्टी आए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जैसे हर पार्टी के समय में भी फौज रहा और हर पार्टी के समय में फौज ने कुछ ना कुछ ऑपरेशन किया है, चाहे वार हो चाहे लिको हो, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं उसको, जैसे कारगिल था जी। तो ये सब कारगिल वार के श्रेणी में नहीं था, आपके लिए वार था। अच्छा, मतलब एज ए फौजी हाँ, वो वार ही था, वार लेकिन वार की अलग अलग कैटेगरी होती है। ओके, वार की अलग अलग कैटेगरी होती है कि फुल फ्लेज वार क्या होता है, लिको क्या होता है, मतलब अलग अलग तरीके के। चलिए उस पर भी कभी विस्तार से हम लोग चर्चा हाँ, करेंगे। ये जो कारगिल का जो वार था वो हम लोग के लिए, आम आदमी के लिए एक वार ही था, लेकिन आपके लिए वो वार नहीं था, मतलब एक नॉर्मल छोटा। हमारे लिए, हमारा देश देखिए, देश के एक पर्टिकुलर एक ही जगह पे आपका हो रहा है इन्फ्लेटेशन। अच्छा, मतलब किसी एक जगह पे हो रहा है। इस तरह के और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो रोज हो रहा है, हर समय हमारा बॉर्डर इंक्रोच हो रहा है, कोई ना कोई घुस रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब था, जो आप पॉलिटिक्स पार्टी की बात कर रहे थे, पार्टी करिए, एक पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में तारीफ करे या बुराई करे, उससे हम एज ए फौजी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई भी पार्टी देश को गाली दे, देश को गाली दे, उसका मैं विरोध करता हूं। इस देश को गाली देने का आपको कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, XYZ हो, इवन कॉकरोच हो। कंट्री सर्वोपरि रखना ही पड़ेगा। और रहेगा भाई कंट्री के लीडरशिप के बारे में बोलना, तो लीडरशिप के बारे में ओपनली किसी को भी किसी के बारे में अपशब्द, गाली गलौज इस्तेमाल करना बहुत बुरा है। सर अभी एकदम से कॉकरोच पार्टी जो जन्म ले लिया है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप कॉकरोच पार्टी को क्या समझते हैं, मतलब क्या आपके हिसाब से क्या सही है या गलत है? सही गलत का निर्णय तो जनता करेगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पार्टी तो बन गई, पार्टी वही सक्सेसफुल होगी जिसका इंटेंशन सही होगा। आप अपने लीडरशिप को ओपनली गाली नहीं दे सकते। आप जो भी करें, जैसे आपने अभी बोला कि मोदी जी को लोग गाली दिए हैं, इसका मैं मतलब इसको मैं बाई नहीं कर रहा हूं स्टेटमेंट को, क्योंकि मैं इसको गलत बता रहा हूं। आपको आपके प्रोजेक्ट करना है कि क्या है, कि जैसे आप अगर हमारे नेता हैं तो सर आपने हमें एजुकेशन नहीं दिया, या आपने ये नहीं दिया, आपने हमें DA नहीं दिया, ये सब हम बोल सकते हैं। लेकिन हम आपको आपके परिवार को इसमें नहीं इन्वॉल्व करेंगे। और गाली वही आदमी देता है जो कमजोर होता है, ताकतवर आदमी नहीं देता है। आप और कंप्लेन देखिए, फौज की एक और आपकी बात बताता हूं जो कि आपको आश्चर्य होगा, हर जगह कंप्लेन होता है। आप अपने घर में भी जाएंगे तो कंप्लेन होंगे, बच्चे कुछ बोलेंगे, मैडम कुछ बोलेंगी, पड़ोसी कुछ बोलेंगे। फौज में एक बहुत बढ़िया लेसन दिया जाता है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट का एक लेसन है, मतलब जिस्ट आपको बता रहा हूं। आप कंप्लेन कीजिए, एक कंप्लेन लेके आए, उसके साथ 3 सोल्यूशन भी लेके आइए। अच्छा, मतलब कंप्लेन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप सोल्यूशन लेके आइए, जब तक आपको पर्सनल नुकसान नहीं हुआ।
पर्सनल नुकसान भी अगर होता है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर देता है या आपको शोषण कर देता है, तो आप एप्लीकेशन लिखते हो, तो आपने लिखते हो ना कि इसके तहत हमारे साथ हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन आप जनरल प्रॉब्लम को लेके आते हो, तो जो अधिकारी होता है या जो भी होता है, सूबेदार साहब भी बोलते हैं, सोल्यूशन बता बेटा, सोल्यूशन बता, सोल्यूशन लेके आना चाहिए। बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम का पता है और आपने उस प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है, तो आप अगर उसका सोल्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप बहकाए हुए जनता है, आप बहकाए हुए बंदे। वेरी गुड। इसका मतलब है कि यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी आप ही के पास है। आप उस सोल्यूशन पे भी फोकस कीजिए, उस सोल्यूशन पे भी काम करिए। सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी अभी कर रही है ये बिल्कुल ही गलत है। सर ने भी बताया और मैं भी ये मानता हूं सर, कांग्रेस पार्टी जो किया है वो गलत है। किसी को भी गाली देने का, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो पूरे देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किए हैं, आपके देश को कहां से कहां तक लेके गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इतनी मुकाम हासिल किए हैं, इतना बड़ा नाम आपको दिया गया है, उसके बावजूद भी आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है कि एक प्रधानमंत्री, कोई आदमी अपने घर को नहीं चला सकता, आप पूरे देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री से कितना उम्मीद लगाए बैठे हो। आपका भी हक है, आप भी आगे बढ़ो। हाँ, मैं तो अपना स्टेटमेंट यही कहना चाहूँगा कि डिफेंस वाले पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यस, हर चीज़ का तरीका है, आप देश को गाली दे नहीं सकते। लीडरशिप के पास जो आपका प्रॉब्लम है वो उसका एक तरीका है, प्रॉब्लम डालिए, सोल्यूशन डालिए, मीटिंग कीजिए, हर चीज़ जो है बातचीत से सुलझाया जा सकता है, अगर आपको सुलझाने की नीयत है तो। अदरवाइज लड़ाई का कोई अंत नहीं कभी भी हो क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई मुहिम होता है सर, तो उसमें मुहिम जो होता है, जो ओरिजिनल मुहिम है वो दब जाता है और उसके पीछे जो शक्ति जो उभर के आती है, जैसे हम डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी पे अभी अगर चलते हैं तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग आकर के उस मुहिम को बनाए। वो हो सकता है जुनून लोग रहे होंगे, नीट वाले जो लड़का लोग था वो हो सकता है वो रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो पूरी राजनीति चली है वो देश के लिए भी खतरा है और समाज के लिए भी खतरा है। इन चीजों से बचना चाहिए। आप भी यही सजेस्ट कर रहे हैं सर। जैसा आपने बताया कि देश मेरा वो मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ कि मुफ्त में मिली आज़ादी, इसके हम लिए उसी पे आ रहे थे सर। मेरा इससे एक रिक्वेस्ट है सरकार से भी और जनता से भी कि देशभक्ति रखिए अपने दिल में, देश को शुक्राना अदा कीजिए और आप इस चीज को मानिए कि आप ही बहुत ही बड़े भाग्यवान हैं। पिछले जन्म में आपने और आपके पूर्वजों ने कुछ किया था जो आपके भारत देश ने आपने जन्म लिया। यही एक देश है जहां भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं और जन्म लेते हैं और लेंगे, कलयुग में भी लेंगे। लेकिन आप फौज के बारे में अच्छा सोचिए, फौज में ज्वाइन होना चाहिए। सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे दूसरे कंट्रीज करते हैं, देखिए आज़ादी का महत्व सबको मिलना चाहिए, कि मतलब जानना चाहिए कि आज़ादी क्या है। इससे मैं सरकार के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 के बाद हर एक बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की, जैसे इजराइल में होता है, वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। 2 साल के लिए लड़के जाएंगे, 1.5 साल के लिए लड़कियां जाएंगी। उसमें अगर उनमें पोटेंशियल है, किसी में फ्लाइंग का पोटेंशियल है, किसी में अकाउंट्स का पोटेंशियल है, आप उनको एब्जॉर्ब कीजिए, आप उनको फौज में रखिए। और जो नहीं जाना चाहते हैं, जो नहीं रहना चाहते हैं, उनको रिलीव कीजिए, बट मौका सबको दीजिए। और ट्रेनिंग के दौरान उनको पता चल जाएगा कि मिलिट्री क्या है, देश क्या है। इजराइल एक छोटा सा कंट्री है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे पोस्टिंग में, एक पोस्टिंग फॉरेन पोस्टिंग में, एक पोस्टिंग मेरे इजराइल में भी था। अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना छोटा सा देश और इतना साहसी कैसे है। तो सर 12 साल या 12वीं क्लास के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? 12 साल नहीं, 12वीं क्लास एक बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। ओके, तो आप ये कह रहे हैं जैसे 12 के बाद हम एनडीए में लड़कों को ले रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि 12वीं कोई बच्चा यदि कर लिया है तो हर एक बच्चे को एक बार फौज का जरूर जाना चाहिए। और हर एक आदमी को, हर एक लड़की को, लड़का और लड़की को, कोई इसमें बचना नहीं चाहिए जब तक वो मेडिकली अनफिट ना हो। मिलिट्री ट्रेनिंग सबको जरूरत है, तभी उसको देश से प्यार होगा, तभी वो मिली हुई आजादी को रिकॉग्नाइज करेगा। अदरवाइज आपका मुफ्त का दिया हुआ कोई भी चीज कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। आपके हिसाब से सर, हाँ, जो आजादी मिला वो गांधी के कारण या गोडसे के कारण? आप किसको मानते हैं, गोडसे को या गांधी को? थोड़ा जस्टिफाई करेंगे? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आप पूछ दिए, जो कि एक फौज के आदमी को नहीं देना चाहिए।
सर लेकिन आज आम आदमी मैं पूछ रहे हैं, नहीं, फौजी के हिसाब से मैंने नहीं। मैं अभी भी फौजी के हिसाब से ही आपको यही जवाब दूंगा कि आजादी मिली। अगर हम आप ये मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसका रिप्लाई मेरे क्वेश्चन में है। अगर गांधी जी नहीं होते और गोडसे नहीं होते तो क्या हमें आजादी नहीं मिलती? हम भगत सिंह को क्यों भूल रहे हैं? हम सुखदेव को क्यों भूल रहे हैं? हम राजगुरु को क्यों भूल रहे हैं? हम चंद्रशेखर आजाद को क्यों भूल रहे हैं? ऐसे और लोग पैदा होते। आजादी मिलना आपका हक है। स्वराज इज योर बर्थ राइट एंड यू विल हैव इट। मिलेगा। सर आपके बातों से ये समझ में आ गया, ऐसे तो सर गोल 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 घुमा के जवाब दिए हैं सही जगह पे। हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट जवाब ना देके, लेकिन सर जो बोलना चाहते थे वो आप भी समझ गए कि सर आजादी हमें किस बेस पे मिला है। सिर्फ गांधी और गोडसे ये आजाद कराने वाले नहीं थे। आजाद हमारे बहुत सारे धुरंधर जिनका नाम भी हम अभी नहीं जानते हैं, जिनके बारे में, जिनके कहानी को हम नहीं सुनते हैं, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था। आपके बाबा दादा, हमारे बाबा दादा का भी योगदान उसमें था। सब मिले थे तब आजादी मिला था। और इस आजादी को, ये आजादी फ्री में, मुफ्त में नहीं मिला था। किसी ने गिफ्ट नहीं किया था ये आजादी। इसलिए इस आजादी का सम्मान कीजिए। देश की जो संपत्ति है उसको बचाइए। राष्ट्रभक्ति आपका अधिकार है। राष्ट्रभक्ति आपका प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र का जो प्रॉपर्टी है, राष्ट्र का जो चीज है, वह आपका है। आप उसको अपना समझिए। सर जैसा अभी इजराइल का नाम लिए हैं, इजराइल में सर काम भी किए हैं, इजराइल में इनको मौका भी मिला है काम करने का। तो सर अभी आपके नज़रों से जो इजराइल और जो ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो रेगुलर चल रहा है, उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए कि आपके हिसाब से कौन सही है, कौन गलत है। देखिए, बात आपकी सही है। गलती तो दोनों में थोड़ी बहुत है, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि आप किसका पक्ष लेना चाहेंगे, तो मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं कि मैं इजराइल का पक्ष लेना चाहूंगा। वैसे ईरान ने भी हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार कभी नहीं किया था। जब तेल लोग हमें नहीं दे रहे थे तो ईरान ने हमें उधारी पे तेल दिया, बकाया पे तेल दिया, आज भी देने को तैयार है। लेकिन इजराइल के साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। इजराइल ने हमें, देखो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे समय पे हमें मदद किया है जो कि लोगों में को हम बता नहीं सकते और बताना भी नहीं चाहिए। तो सर हम जो हमें बहुत सारे, और इजराइल कर्मठ लोग हैं। इजराइल में अगर आप जाएंगे, आप रहेंगे 15 दिन 10 दिन, तो आपकी इच्छा होगी कि मैं वहां बस जाऊं। तो सर क्या इजराइल को सपोर्ट सिर्फ हम इसलिए करें कि कौन ज्यादा हमको सपोर्ट किया, कौन ज्यादा हमको कम सपोर्ट किया, हम इस बेस पे ये कहें कि इजराइल बहुत अच्छा है, या कुछ और लॉजिक हो सकता है? नहीं, लॉजिक है। इजराइल का एक लॉजिक है। आपका मैं क्वेश्चन समझ लिया सर। इजराइल का एक लॉजिक है न्यूक्लियर। देखिए, आप एक बहुत गुस्सैल आदमी है, हर बात पे थप्पड़ मार देता है, माँ बहन की गाली देता है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है कि इसको रिवॉल्वर दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो आप उसके बैकग्राउंड चेक करेंगे कि यार ये तो बात बात पर माँ बहन की गाली दे देता है, मार देता है, तो इसको रिवॉल्वर देंगे तो ये गोली भी मार देगा। गोली मार देगा। बात यहाँ है। अच्छा। इतने छोटे छोटे आपके देश में क्या है, अलकायदा, फलाना ढिकना, इतने टेररिस्ट ग्रुप है, छोटे छोटे रेडिकल ग्रुप्स है। वहां पर भी ऐसे ग्रुप है जो हमेशा रिटेलिएट करते हैं, वो अपनी सरकार की भी नहीं मानते। अच्छा, इजराइल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से इतने जो इन्फ्लिक्ट्रेशन हो रहे हैं, इतने जो एंटी इंडियन टेररिज्म चल रहा है, क्या वो अपने पाकिस्तान के गवर्नमेंट की भी बात मानते हैं? नहीं मानते। उनकी एक अपनी एक छत्र चलती है कि हम यही करेंगे। यही चीज ईरान में है। अब सवाल यह है कि अगर न्यूक्लियर उनके पास हो जाएगा, पहले तो न्यूक्लियर के खिलाफ हूं मैं, न्यूक्लियर उनके पास हो ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान में न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो नहीं, न्यूक्लियर हो जाएगा, नहीं होना चाहिए एक दूसरा प्रश्न है। आपको डॉक्टरेट की डिग्री कब मिलती है? जब पढ़ाई कर लेते हैं, उसके काबिल हो जाते हैं, थीसिस लिखते हैं, प्रूव करते हैं। तो अगर आप बात बात पे गाली देंगे, मारेंगे और डंडा उठाएंगे, तो आपको कौन देगा रिवॉल्वर का लाइसेंस? नहीं देगा। तो आपको कौन देगा न्यूक्लियर? आपको पता है कितना जनरेशन से इफेक्ट हो जाते हैं। यानी इजराइल को डर है कि अगर वो न्यूक्लियर बना लिया तो मिसयूज करेगा। इजराइल को डर नहीं है, पूरे विश्व को डर है। लेकिन सवाल यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं, कुछ लोग बोलने वाले परसेंटेज बहुत कम होते हैं और नहीं बोलने वाले ज्यादा है। लेकिन वो आपस में बैठेंगे तो बात करेंगे, यार ये गलत कर रहा है, फलाना नेता गलत कर रहा है, लेकिन सामने नहीं आएंगे। तो ये समाज की एक ऐसी बनावट है। तो न्यूक्लियर
मैं कह रहा हूं कि सारे देश के पास है, कुछ देशों के पास है तो बाकी के पास होना चाहिए, लेकिन उनका पास संयम होना चाहिए, सर सबरी होना चाहिए। जैसे सर बताएं कि यदि काबिलियत है और उस चीज में यदि कुछ आपको पावर मिल जाए तो उस काबिलियत के कारण वो पावर को आप संभाल पाएंगे, लेकिन यदि काबिलियत रहते हुए भी आपका डायरेक्शन सही नहीं है, आपका जो मन है, बुद्धि है, वो सब आपस में सिंक नहीं है, आपका मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, आप गलत दिशा में काम करते हैं, तो आपके पास जो पावर है उस पावर का मिसयूज कीजिएगा। इसलिए ईरान के पास न्यूक्लियर हो इसके लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूक्लियर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए इजराइल उस पर वार कर रहा है, जिसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, हम उसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि बातचीत से सोल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि जब सिंपल मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको पीएचडी की डिग्री तब मिलेगी जब आप उसके काबिल हो जाएंगे, आपको महंत की डिग्री तब मिलेगी जब महंत यानी हो आप ये जाएंगे। मानते हैं कि अभी वो काबिल नहीं है? हाँ, अभी उनके लीडरशिप में काबिलियत है, लेकिन जो उनके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, आप अच्छा, वो बहुत गूगल सारे पे ग्रुप्स सर्च में कीजिए, हाँ, जो कि जिनके हाथ में लग जाए ये चीज तो पूरे संसार के लिए खतरा हो सकता है। चलिए, बहुत सारे बातों पे आज सर से बात हुई, बहुत सारे बात को जानने का कोशिश किया, छोटी छोटी बात जो भी हो सकता था सारे कुछ पे हम फोकस करने का कोशिश किया है, सर के लाइफ के बारे में भी जानने का कोशिश किया। अब हम सर के थोड़ा पर्सनल लाइफ में चलते हैं। सर, हर एक जीवन में कुछ प्रेम कहानी होता है, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा प्रेम कहानी है? तो बताइए सर, पक्का है। थोड़ा उस पे भी बताइए। प्रेम कहानी कुछ अलग है, हमारे टाइम में इतना फुर्सत नहीं होता था कि प्रेम करे, और फौज की नौकरी में छुट्टी मिल जाए मतलब भगवान। जरूरी थोड़ी है कि नौकरी में रहकर आदमी प्रेम करेगा। आप अपने बैचलर लाइफ में कुछ ऐसी कहानी बताइए सर। नौकरी से ही चालू हुई। मेरा एक दोस्त था जो कि चक्रधरपुर का रहने वाला था, और हम लोग छुट्टी जाते थे, और हमारा परिवार, हाँ, एक होटल था रांची कोट कंपाउंड के पास, तो वहाँ हम जाते थे, और हमारे एक चाचा वहाँ रहते थे जो कि मेरे बहुत प्रिय है, आज भी वो जीवित है, तो उनसे मिलने जाते थे, और दोनों चाचा भतीजा, मतलब पहली बार मुझे ओपनली मिला कि अपने पिताजी के सामने हम कुछ बात नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जब फौज में गए तो चाचा के साथ बैठ के हमने ड्रिंक्स भी की। बहुत तो मुझे अच्छा लगा कि एक जनरेशन गैप खत्म हो रहा है। तो बीच में पड़ाव पड़ता था चक्रधरपुर, और चक्रधरपुर में मैं रुकता था, और ट्रेन से जाते थे हम लोग, तो एक मतलब चक्रधरपुर उतर के अपने दोस्त के यहाँ 2 दिन रह के जाते थे। और चक्रधरपुर एक जगह है, वो डिवीजन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन है, जो टाटा जमशेदपुर से 40 मिनट लगता है भाई लोकल ट्रेन। वहां पे हम उतरे, वहां इसमें जन्माष्टमी में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा रेलवे कॉलोनी है। अच्छा। और डीआरएम भी है वहां पे, तो मतलब राजा से लेके रंग तक उस जगह पे मिल जाते हैं, और जंगलों से घिरा हुआ जगह है। आप आदिवासियों को प्रोग्रेस करते देख सकते हैं, और आदिवासी लाइफस्टाइल भी देख सकते हैं। तो वहां पे एक कंपटीशन लग रहा था, एक बंदे ने लगाया था कि भैया ये कैंडल जो बुझा देगा बंदूक से, 1 रुपया अगर मारेगा, मतलब 1 रुपया बंदूक से कैंडल, हाँ, वो मतलब गोली मार के, वो बेलून फोड़ने वाली, अच्छा, बैलून, हाँ, एयर गन से, उससे आप कैंडल बुझा देते हैं मार के, तो अगर आप 1 रुपया लगाते हैं तो आपको 3 रुपया मिलेगा। तो फौज का आदमी मिलिट्री में, और मैं उस दिनों एयरफोर्स का वन ऑफ द बेस्ट शूटर था। अच्छा। हाँ, ग्रुपिंग मेरी 1.5 इंच 1 इंच की रहती थी, और कोई भी ऐसा गोली नहीं गया जो टारगेट से बाहर गया है। मैं पैशन था, मेरा पैशन था। फौज में हर 3 महीने में आपको 150 से 200 गोली चलाना ही पड़ता है। अच्छा, चलाना पड़ेगा, तभी आपकी करेंसी रहेगी। फौज में अधिकारी, मतलब युद्ध हो ना हो, गोली चलाना। हाँ, अधिकारी, सिपाही, ये सब अलग चीज है। एक चीज कॉमन है कि सब सिपाही हैं, सब सोल्जर है। अच्छा। तो सोल्जर वाला आपको पीटी परेड करना है, पीएफआर करना है, शेप में रहना है, शेप 1 रहना है, और हर 3 महीने में 150 से 200 गोली चलाना ही है, और वो मार्किंग भी होती है। तो हमें मालूम है, उसमें हमें कई बार बंदूकें भी, देखिए रखने में, एक बंदूक बहुत डेलिकेट चीज होता है, उसका एमिंग वाला बहुत डेलिकेट होता है, कई बार पार्ट पुर्जा हिलता डुलता है, तो कई बार हमें ऐसे ही बंदूक मिलते थे एक जगह अलाइनमेंट सही नहीं होता है, तो हम लोग उस समय हमारे पास समय नहीं रहता कि उसको जीरोइंग करें, तो हमें ये पता करते, इसीलिए ग्रुपिंग होता है कि एक गोली मारते हैं, मान लीजिए हम मारे घड़ी के बीच में, लेकिन वो गया घड़ी के 11 पे,
मतलब घड़ी के 11 काटा पे हम बीच में मारे, 11 काटा पे गया, हाँ। तो हमारे पास इतनी समझदारी है, ट्रेनिंग है कि दूसरी गोली अगर हमें मारनी है तो हम 5 बजे मारे, ओके। ताकि 5 बजे पे एम करेंगे तो 11 पर लग जाएगी। अच्छा। इसलिए ग्रुपिंग होता है, अच्छा। ताकि हथियार आपका, अगर बंदूक से गोली निकल रही है तो दुश्मन बचना नहीं चाहिए। मतलब आपका एक एक गोली बर्बाद ना हो, एक गोली एक जिंदगी, एक गोली एक जिंदगी। तो आपका बंदूक भले ही निशाने सीधा ना चले या निशाना लगाने वाला में गड़बड़ी हो, लेकिन दुश्मन बचना नहीं चाहिए। ये पहली गोली में आपको पहचान लेना है। तो वही वो करके रखा था बंदूक अपनी एयर गन थोड़ा बहुत ये वो करके, तो हमने मारा 1 रुपया लगा के, तो पता चल गया हमें कि हमारी गोली कहाँ जा रही है। अच्छा। उसके बाद फिर हमने 5 रुपये लगाया, गोली मारा, 15 रुपया मिल गया, फिर 5 रुपया लगाया, फिर मारा। ऐसे करते करते 10 बार कंसिक्यूटिवली हम लोग जीते, मैं जीता। और उस चक्रधरपुर में मेला लग गया, भीड़ लग गया, भाई ये कौन है। लास्टली वो बैलून वाला पैर पकड़ लिया कि सर आपके लिए दुकान 7 दिन मेला लगता है या 5 दिन फ्री है, लेकिन अब आप छोड़ दीजिए। तो उसमें हमारे दोस्त थे। मतलब आप निशानेबाज तो बहुत पक्का हाँ, है। तो उसमें नहीं, फौज हर एक और सर ये निशाना कहाँ कहाँ मारे हैं ये बताइए। निशाना होना चाहिए। उसके बाद क्या, वहीं पे जो मेरे दोस्त थे, उनकी बहनें थी, ये सब थी, तो वो लोग मेरे जो वाइफ हैं प्रेजेंट, उनके घर जाया आया करते थे। और आपको मालूम है कि मैं आई बिलोंग टू, मेरा रूट्स बिहार से है। बिहार में कहाँ से है? बिहार में आरा से है। अच्छा। और आई कम फ्रॉम ए राजपूत फैमिली, जिसमें क्या होता है, लड़का नौकरी नहीं किया कि शादी करा दो, और लड़की बड़ी नहीं हुई कि शादी करा दो, तो बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है। तो उन्होंने बोला मेरे दोस्त की बहनों से कि यार इसकी शादी करानी है। आपका निशाना सही जगह पे लग गया। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि इस लड़की की शादी करनी है। तो उन लोगों ने बोला कि लड़का है, सिंह लिखता है, अब क्या है मालूम नहीं, आया हुआ है, अच्छा। और आप देख लीजिए। तो यही से सिलसिला चालू हुआ, फाइनली शादी हो गया। एक फौजी जब चक्रधरपुर के चक्कर में फंसता है और वहां पे जब निशाना लगाता है, तो पूरे जीवन पे उसका क्या असर है, देखिए बहुत मजेदार है। एक फौजी का दिल कितना, मतलब बाहर से एक फौजी कितना कठोर होता है और अंदर से कितना नर्म होता है, यह साबित हुआ था चक्रधरपुर में। और आगे की कहानी जानने के लिए, जो एक फौजी जब वहां से निकल करके, एक फौज की दुनिया से निकल करके जब फिल्म की दुनिया में आता है, तो सिर्फ हीरो ही नहीं, वो एक प्रोड्यूसर भी बनता है। तो आज इसी विषय में सर से ये जानेंगे कि सर आप फौज से डायरेक्ट एक, मतलब आप जब फौज से रिटायर हुए तो एकदम से आप कैसे फिल्म दुनिया में आप चले गए, और ऐसा थोड़ा इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, आज की यूथ की मैं बात करूंगा, तो अगर आप 100 यूथ ले लेंगे तो 90 यूथ हीरो बनना चाहेगा। बनेगा, भले 9 भी बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन सपना होता है। और मैंने ये रियलाइज किया कि जो पोटेंशियल है फौज में था, जो सीखा, फौज आपको हर चीज की ट्रेनिंग देता है साहब। हम लोग जंगल ट्रेनिंग करके आने के बाद हमें शाम को प्रोग्राम भी देना पड़ता था। अच्छा, या तो नुक्कड़ नाटक कीजिए, या गाना गाइए, या कुछ, हर चीज हम बाहर से नहीं बुलाते हैं। और फौज में कलाकार इतने हैं, जैसे मैं बहुत बढ़िया गिटार बजाता हूँ, वो तो मैं जब फौज में जाने गिटार वादक भी हैं। अब सर पता नहीं क्या क्या राग अभी आप बजाता हूँ, और ये मेरी शौक थी बजाना, क्योंकि ये ब्लाइंड अवस्था में भी आप बजा सकते हैं। अच्छा। तो हेल्प किया फौज में, हमने प्रोग्राम दिया अपने ही बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने मेस में, अपने पार्टीज में करना पड़ता है। आप स्वाभाविक है, आप जहां थे टैलेंट दिखाना पड़ता, सब लोग दिखाते हैं। कोई बहुत बढ़िया कवि है फौज में, बंदूक चलाता है, लेकिन वो कलम भी बहुत बढ़िया चलाता है। तो इतना, मतलब हर एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया ड्रमर्स है, सिंगर्स एक से एक है, जो बोलिए टाइम पास हो जाता है जंगल में। लेकिन अब ये इसका प्रेरणा सर वहीं से मिला क्या? हाँ, नहीं, प्रेरणा का ये है कि आप, फिल्म एक जरिया है। देखिए, पहले किताब पढ़ते थे, आजकल पढ़ाई चेंज हो गया, उसके बाद पावर पॉइंट आया, अब सब मूवीज टाइप में आ रहा है। तो एक रियलिटी है कि कोई चीज आप देख के सुन रहे हैं, तो वो बहुत दिन तक आपका सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और आपको जल्दी याद होता है। आप देखिए, बचपन में 9th-10th में जो फिल्म देखे होंगे, उसका भी 80% 90% आपको याद जी जी बिल्कुल, कहानी। तो फिल्म एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से आप, अपनी इच्छा है, अगर पैसा है तो बनाइए और लोगों को बताइए, और नहीं तो आप अपनी कला को उभारना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो जुड़िए।
इसमें चार चांद लगा दिया मेरे बेटे ने। उसको हमने इंजीनियर बनाया, 96+% से इंजीनियर बना। यूके के एक कंपनी में काम भी किया कोरोना टाइम में। उसके बाद उसकी इच्छा थी कि मैं बनूं परफॉर्मेंस आर्ट्स में जाऊं। परफॉर्मेंस आर्ट्स इसको बोलते हैं फिल्म लाइन के। उसने अपनी माँ को बोल रखा था, तो माँ ने उसकी बताया कि भैया तुमको जो भी करना है आपको करो, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना। यह है बाप का प्रेम। एक बच्चा चाहता था कि मेरा बाप हीरो बने, और एक बच्चे के चाहत को पूरा करने के लिए एक फौजी बन गया हीरो। तो मैंने जब वो ग्रेजुएशन कर लिया, फिर वो बोला कि पापा अब टाइम आ गया है। वो बॉम्बे गया, श्री बैरी जॉन पद्मश्री से ट्रेनिंग लिया। उनके उनके ट्रेन किए हुए आज बहुत से लोग मार्केट में बहुत अच्छे हीरो हैं। अच्छा। और हीरोइन हैं। तो मतलब आपके हाँ, लड़के भी हीरो हैं? हाँ हाँ। तो उनसे ट्रेनिंग लिए। उसके बाद मनोज बाजपेयी साहब जो हमारे बिहार के हैं, वो बैरी जॉन साहब के मैनेजर भी रह चुके हैं। अच्छा। ठीक है, वो अभी गेस्ट लेक्चर में आते हैं। वो आते हैं, ऋचा चड्डा आती है, बहुत से लोग आते हैं जो उनसे एसोसिएटेड है। प्रॉब्लम यह है कि ये गया तो मुझे लगा कि ठीक है मेरा एज हो गया है, लेकिन मैंने बहुत सी कहानियां देखी कि इनके परिवार ने सपोर्ट नहीं किया। तो मैं बोला कि मैं सपोर्ट करूंगा तुमको जब तक कर पाऊंगा। इसका कोई डेडलाइन मैंने नहीं दिया बेटे को कि मैं कब तक सपोर्ट करूंगा उसको। नए नए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कोरोना टाइम में, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे डायरेक्टर, एक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कैमरामैन, डीओपी जिसको बोलते हैं, वो राजस्थान और जयपुर के भी हैं जो बॉम्बे में। बट कोरोना में क्या हुआ, सब वापस चले गए, अपने घर चले गए, सब बेकार बैठे थे। मैंने इसका एडवांटेज लिया, अपने लड़के के जज्बा और पैशन को देखते हुए मैंने एक फिल्म बनाई। आप फिल्म बनाए? हाँ, द मेकअप आर्टिस्ट, जिसको मैंने प्रोड्यूस किया। उसका नाम रहा द मेकअप आर्टिस्ट। द मेकअप आर्टिस्ट। किधर मिलेगा सर? मैं बता रहा हूँ, वो फिल्म मेरे पास है। मैंने कई फिल्म फेस्टिवल में भेजा, तो वो 4 फ्लैग उसको मिल गए हैं बेस्ट मूवी का। ओके। बेस्ट मूवी का 4 फ्लैग मिल गए हैं। क्या ये अभी कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? बताता हूँ। उसमें मैं पैसे लगाया हूँ, तो मैं अपने बेटे को हीरो बना सकता था, लेकिन एक्सपोजर चाहिए देखने के लिए। तो मेरा बेटा एडी था उसमें, असिस्टेंट डायरेक्टर था। और फिल्म उसी में जो मूवी आपने बनाया उसमें? हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर था। उसकी एक गेस्ट एंट्री भी दी है हम लोग। ठीक है। गेस्ट एंट्री दी है, जो कि वह 3-4 सेकंड का है। ठीक है। एक्सपीरियंस देने के लिए और उसको एहसास देने के लिए कि तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है। तो वो बहुत कुछ सीखा। फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे में बहुत काम किया, अपना वर्टिकल मूवीज चलाता है। वर्टिकल मूवीज के बारे में आप देख लीजिएगा, जो मोबाइल पे देख सकते हैं, 5-5, 7-7 मिनट का। बहुत बढ़िया बढ़िया शो किया है। एक उसने रंगशिला में किया था, प्यादा, उसकी टीम ने। तो अभी एक कॉन्स्टलेशन शो हुआ है, वो भी रंगशिला में, बहुत अप्रिशिएटेड हुआ था। और मैं उसको पूरा सपोर्ट किया। बॉम्बे में एक आदमी को तीनों टाइम का खाना खाना, ऑडिशन बनाना, इधर उधर घूमना, ये एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत कुछ किया। और देखिए, उसने बहुत सारे एड्स में शूट किया है, डीओपी भी है। एक गाना में डीओपी था, बहुत चलचित्र गाना है, बहुत फेमस गाना है। बट उसको भी अपने पैशन को निखारने के लिए मौका मिल गया। बालाजी टेलीफिल्म्स में वो एक सीरियल, अभी फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो गया। एक मतलब एक साधारण सा आदमी, एक साधारण सा फौजी अपने बेटे को सपना को पूरा करने के लिए खुद को, अपने आप को बेटे के सपनों के साथ जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद बेटा, आज उनका बेटा बालाजी टेलीफिल्म्स, बहुत बड़ा नाम है, जिसमें आज वो ऑलरेडी सक्सेस रूप में सेकंड लीड कर रहे हैं, और एक हीरो के रूप में धीरे धीरे उभर रहे हैं। बालाजी टेलीफिल्म में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो वो सीरीज का नाम है इश्क दम और इडली रसम, एकता कपूर का जो है ना, वो बालाजी फिल्म, उसमें फिर दोबारा रिपीट कर दीजिए। इश्क दम और इडली रसम, उसका सीजन 1 कंप्लीट हो गया, बहुत लाइक मिला। देखिएगा, सीजन 1 बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत ही बढ़िया है। मैंने थोड़ा सा कास्टिंग देखा भी था सर, वो बड़ा स्मार्ट। हम लोग भी काम कर रहे हैं दूसरे स्क्रिप्ट पे। फिल्म लाइन में बहुत मेहनत है, स्क्रिप्ट लिखना, कहानी लिखना, उस सब पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको हमारा अपने प्रोडक्शन का बड़ा चीज आएगा। बट ये है कि मेरा थोड़ा सा झुकाव, मेरे बेटे का पैशन ने मुझे इस तरफ पूरा झुका दिया कि चलो मैं भी झोंक दिया हूँ। मैं समय निकाल के कुछ ना कुछ लिखता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ, बताता हूँ बेटे को। बट आने वाले दिन में
आपको अमन संजीव सिंह एक बड़ा स्टार मिलेगा, और संजीव सर, सिंह विंग अमन कमांडर संजीव सिंह अमन रिटायर्ड, संजीव सिंह उनका नाम उनका है। बेटा नाम है, और मेरा नाम है संजीव कुमार सिंह। जी। तो ये कोलैबोरेशन आपको देखने मिलेगा, एंड जरूर हम लोग आपको अच्छा चीज दिखाएंगे। आज हम सर से मिलके बहुत कुछ जाने हैं, बहुत कुछ समझे हैं, सर के पर्सनल लाइफ को भी समझे हैं, सर के पर्सनल लाइफ को भी जाने हैं। सर एक जो है साधारण फौजी नहीं है, ये एक वॉरियर है, और एक बड़ा दिल भी रखते हैं, जो प्रेम भी जानता है, जो रन में लड़ना भी जानता है, जो बाप का प्रेम भी निभाना जानता है, जो बाप का फर्ज भी निभाना जानता है। ऐसे दिग्गज और ऐसे महान शख्सियत संजीव कुमार जी, जो विंग कमांडर संजीव कुमार जी, जिनसे आज मिल करके हम लोग बहुत सारा इनके बातों को, बहुत सारी इनकी ऐसी चीजों को जो आज तक दुनिया नहीं जानता था, हम उसको अनम्यूट करने का कोशिश किए हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ और बच गया है जो सर से जानना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले सीटिंग में सर को बुलाएंगे, फिर उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जिस विषय में आप जानना चाहते हैं।